नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोलह विपक्षी दलों की बैलेट पेपर से मतदान की मांग। चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम की सत्यता पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी की खराब ईवीएम पर रोक लगाने की मांग। श्रीनगर में हिंसा और कम वोटिंग के मद्देनजर टला अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव। 12 अप्रैल की जगह 25 मई को मतदान। गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनाव के बाद उपचुनाव कराने की दी थी सलाह। एनडीए की बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव जीतने का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की तारीफ। मिलकर काम करने पर जोर। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा हत्या के समान है सूली पर लटकाना। महिला हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में चिली को दी मात। शूटआउट में 3-1 से हराया। सोलह विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। इन दलों ने चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया में भरोसा कम होता जा रहा है। उधर चुनाव आयोग ने आरके नगर उपचुनाव रद्द कर दिया है। ईवीएम मामले में कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनावों में वीवीपीएटी लगी ईवीएम मशीनों और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उनकी दलील है कि इससे मतदान प्रणाली और चुनावों में गड़बड़ी की आशंका को दूर करने में मदद मिलेगी। ईवीएम पे भरोसा था, विश्वास था जनता का या पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दलों का, वो विश्वास उठ गया है। इसलिए ईवीएम मशीन के बदले वापस वही जो पुराना सिस्टम था 1951-52 से, वही सिस्टम दोबारा से पेपर बैलेट का सिस्टम लागू करना चाहिए। ये हम लोगों का विश्वास ईवीएम से हट गया है और ईवीएम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जबकि ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। ये हम लोगों ने डिमांड रखी। इलेक्शन कमीशन कम से कम इतना माना कि हमारा तर्क बहुत सीरियस है और वो इस पर विचार करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि किसी तरह से आगे जो चुनाव होगा गुजरात, हिमाचल से लेके वो बैलेट पेपर से हो। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में उपचुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई। केजरीवाल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है। इस बीच चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में आरके नगर उपचुनाव रद्द कर दिया है। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन, चुनाव खर्च, अवैध धन के इस्तेमाल को देखते हुए ये फैसला लिया। इसको लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल अननेसेसरी राइट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम सो दैट दे डजंट वांट द इलेक्शन टू बी कंडक्टेड। The election commission though have now taken this decision, they should have been much more vigilant earlier because a lot of money has been already spread, but आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होना था। शुक्रवार को आयकर अधिकारियों ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के यहां तलाशी ली थी। आयकर विभाग का दावा है कि तलाशी के बाद 89 करोड़ रुपए उपचुनाव के लिए बांटने का पता लगा है। यहां से एआईएडीएम के अन्ना गुट के महासचिव टीटीवी दिनाकरण उम्मीदवार हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में कल दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के धौलपुर उपचुनाव में प्रयोग हुई ईवीएम के इस निगम चुनाव में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मुलाकात के बाद सिसोदिया ने कहा कि बीते 9 अप्रैल को राजस्थान के धौलपुर उपचुनाव में ऐसी 18 डिफेक्टिव ईवीएम सामने आई हैं जिनका कोई भी बटन दबाने पर सिर्फ एक पार्टी विशेष को ही वोट मिल रहा था। सिसोदिया ने कहा कि राजस्थान में जनरेशन 1 की मशीन इस्तेमाल में लाई जा रही हैं जो साल 2006 से पहले की बनी है। ये मशीनें सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। बावजूद इसके चुनाव आयोग इन मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग ने अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। रविवार को श्रीनगर में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है।
दूसरी तरफ खबर ये भी है कि गृह मंत्रालय फिलहाल श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के पक्ष में ही नहीं था, लेकिन इस सलाह को चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया। श्रीनगर उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और घाटी में तनाव के मद्देनजर अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव टाल दिया गया है। चुनाव आयोग ने अब यहां पर 12 अप्रैल के बजाय 25 मई को मतदान कराने का फैसला किया है, जबकि 1 जून तक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। पीडीपी ने भी आयोग से अनंतनाग चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तय समय पर ही मतदान चाह रहे थे। दूसरी तरफ श्रीनगर उपचुनाव कराने को लेकर गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच मतभेद की खबर है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गृह मंत्रालय ने आयोग को पंचायत चुनाव के बाद श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की सलाह दी थी, लेकिन आयोग ने राज्य सरकार के साथ सलाह मशवरे के आधार पर ही चुनाव कराने का फैसला किया। मामले में चुनाव आयोग के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि कुछ इसी तरह की सलाह मणिपुर चुनाव को लेकर भी दी गई थी, लेकिन आयोग ने वहां भी अपने स्तर पर चुनाव कराने का फैसला लिया था। श्रीनगर लोकसभा सीट पर रविवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। इस दौरान हिंसा की तकरीबन 200 घटनाएं हुई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अलगाववादियों की तरफ से उपचुनाव का बहिष्कार करने के आह्वान के बाद प्रदर्शनकारियों ने पोलिंग बूथों को निशाना बनाया। हिंसा की वजह से श्रीनगर लोकसभा सीट पर महज 7.14% मतदान ही हो पाया। कांग्रेस ने राज्य की पीडीपी और बीजेपी सरकार को विफल बताते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोमवार को हुई एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक में एकजुट होकर काम करने का संकल्प जताया गया। देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एनडीए के 33 सहयोगियों ने प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार की नीतियों की सराहना की है। इसके अलावा अपने आधार का विस्तार करके गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भारत एकमात्र देश होगा जिसकी विकास दर 2 अंकों में होगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जीतने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान समेत बीजेपी के घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकजुटता और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले होने वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। गरीब आदमी के पक्ष में जो उसकी नीतियां रही हैं, उसको लेकर एक भरपूर समर्थन देश में है। कठिन परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था का संचालन किया है। देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया है और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पहलू है कि 3 वर्षों में बेदाग एक ईमानदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चली है। I can say very proudly, India is only the country which is going to grow double-digit growth, not China, not any other country. That is possible only with Narendra Modi's leadership. It is also very clear. Because we need strong leadership, then only things will happen. That is the endorsement today all political parties have given. We are very happy. We have to strengthen NDA and ultimately this sustainability will come with stable government. केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। उन्होंने कल राज्यसभा में आधार के कार्यान्वयन पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि आधार नहीं होने पर भी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्यसभा में आधार के कार्यान्वयन को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार नहीं होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने निजता के हनन की बात को नकारते हुए कहा कि इसमें न्यूनतम व्यक्तिगत जानकारियां ली जाती हैं और वो उच्च तकनीक के जरिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले 34,000 आधार ऑपरेटर्स को 3 सालों में ब्लैकलिस्ट किया गया है।
No poor shall be denied his subsidy rights at all. Be very clear about it. I'm sure you have also said that. Whether it is a midday meal or any other benefits. We will only say you also come on Aadhaar. But no denial shall be there, sir. इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने 2016 में पारित हुए आधार एक्ट से पहले जारी हुए आधार कार्ड को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में साफ है कि आधार को सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं बनाया जा सकता। It's not working in Puducherry, it's not working in Chandigarh, it's working marginally better in Dadra and Nagar Haveli, but please look into this before you expand cash transfer on a national scale. And who has this data? Some of them fly-by-night companies. This data is available to everyone. This data can be sold cheap. This data can be misused. कि पूरी की पूरी व्यवस्था को अब नौकरशाही के हवाले कर दिया गया पूरे तौर पर कि नौकरशाही तय करे कि कौन आदमी किस लायक है। The cash portion may be transferred to their respective accounts. That system is not good because poor people will tend to purchase not the essential commodities and other luxurious items. My point is Aadhaar has become an obstacle for people in getting their genuine social security benefits. मंत्री के जवाब के बाद कई सांसदों ने जवाब पर भी सफाई मांगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि UIDAI जहां उच्च तकनीक से लैस है तो वहीं ये संसद के प्रति भी जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक ने भारत की इस बड़ी आधार योजना की तारीफ की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल कांग्रेस ने सरकार पर CBI और प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है। विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए चर्चा की मांग की। वहीं सरकार ने इसे कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश बताया। राज्यसभा में सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों के जरिए गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है और नियम 267 के तहत बहस की मांग की। The enforcement agencies, the CBI, the ED is being used for political vendetta and that is something what we want to raise. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। Sir, this is very important subject. We must have a discussion in this house. The BJP, the wrongdoings of the BJP chief minister. Nobody. No, that you cannot discuss here. उपसभापति ने कांग्रेस की नियम 267 के तहत चर्चा की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में चर्चा हो सकती है। If there is wrongdoing by any chief minister, it has to be discussed in their assembly. Not here. Not here. Not here. Not here. लेकिन कांग्रेस के साथ BSP के सांसद सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसके बाद ही सदन में अवरोध जारी रहा और शून्यकाल के दौरान 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े संविधान के 123वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सदन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सरकार ने तमाम दलों के सदस्यों को भरोसा दिया कि विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को मत विभाजन के जरिए 360 मतों से पारित कर दिया गया। विपक्ष में 2 मत पड़े। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसके जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि आयोग के 5 सदस्यों में से 1 महिला सदस्य होंगी।
विधेयक के कानून बनने के बाद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक नए राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा, जिसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। जबकि दूसरे विधेयक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कानून 1993 को निरस्त करने की व्यवस्था की गई है। हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे कि राज्य सरकार का संघीय ढांचा प्रभावित हो। राज्य सरकार के अपने अधिकार है, ये देश संघीय ढांचे पर आधारित है। हम राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल एक आखिरी विकल्प है और इसका मकसद किसी को जान से मारना नहीं है। जानमाल की सुरक्षा के लिए कम से कम बल प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार ने उन हालात के बारे में बताया जिनके तहत पैलेट गन इस्तेमाल की जाती है। साथ ही कोर्ट को भीड़ से निपटने के लिए अन्य विकल्पों के बारे में भी बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन का विरोध कर रही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन से सरकार की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन को बहुत अहम भूमिका निभानी है, इसलिए वो किसी का पक्ष लिए बिना 2 हफ्ते के भीतर जवाब दें। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच कल 6 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने क्षेत्रीय शांति और शक्ति संतुलन के लिए सहयोग बढ़ाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के बीच बातचीत में आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने, नागरिक उड्डयन सुरक्षा, पर्यावरण, खेल, स्वास्थ्य और उपग्रह संचालन में सहयोग शामिल हैं। Challenges like terrorism and cybersecurity extend beyond the boundaries of our region and therefore require global strategy and solution indeed. We're already working together to harness the creativity and the drive of our best and brightest minds. Our flagship joint research fund, the Australia-India Strategic Research Fund, is Australia's largest with any country. दोनों देश व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच समेकित आर्थिक सहयोग समझौते पर बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को भी राजी हो गया है और जल्द ही इसकी पहली खेप भारत आएगी। Passing of legislation in the Australian Parliament with bipartisan support, Australia is now ready to export uranium to India. But there's room for further growth. We've worked closely with India to meet our respective requirements for the provision of fuel for India's civil nuclear program, and we look forward to the first export of Australian uranium to India as soon as possible. इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। बाद में वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। वो मंगलवार को मुंबई जाएंगे, जहां व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होना स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों के बीच कई तरह की समानताएं बन रही हैं। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देना भी स्वीकार किया है, इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के व्यापार काफ़ी विश्वसनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की संभावना है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य को बकाया 10,000 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की मांग की। दोनों नेताओं के बीच बैठक करीब आधा घंटा चली। साथ ही ममता बनर्जी ने राज्य का कर्ज माफ करने की मांग पर भी चर्चा की। पाकिस्तान ने भारतीय व्यवसायी कुलभूषण जाधव को जासूसी के कथित आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इसे हत्या की संज्ञा दी है। भारत ने कल पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की रिहाई रोक दी है और इन्हें बुधवार को रिहा किया जाना था। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने सोमवार को भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी।
कुलभूषण जाधव को ईरान से सटे समुद्री इलाके से 3 मार्च 2016 को अगवा किया गया था। पाकिस्तान ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया था। कुलभूषण से मिलने के लिए भारत ने 13 बार अपील की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को इसकी अनुमति नहीं दी। अभी पूरी चीज का जांच होने तो उसके बाद बात करें। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया। विदेश सचिव ने अब्दुल बासित से कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिक अदालत का निर्णय अवैध है। भारत ने कहा कि मुकदमा गलत आरोपों पर चलाया गया था और कुलभूषण को पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। विदेश सचिव ने इसे हत्या बताया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जनता की नजरों में अपनी नाकामियां छिपाना चाहता है, इसलिए कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये फैसला पाकिस्तान सरकार से जुड़े अहम मसलों से वहां के लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश है। दूसरी तरफ इस फैसले पर निराशा जताते हुए शिवसेना ने कहा है कि भारत सरकार को इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से तुरंत दखल की मांग करनी चाहिए, जिससे कुलभूषण को बचाया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन बताया है। संस्था के दक्षिण एशिया निदेशक बिराज पटनायक ने कहा कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के मामले से पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की धज्जियां उड़ाई हैं। मिस्र में चर्च को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश में 3 महीने का आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया है। भारत समेत सभी देशों ने इन हमलों की निंदा की है। मिस्र में रविवार को पहला धमाका ताता शहर के सेंट जॉर्ज कॉप्टिक चर्च में हुआ। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के सेंट मार्क्स चर्च में दूसरा बम धमाका हुआ। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने लोकतंत्र की चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने इन चुनौतियों के बीच उम्मीद की बात भी कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार की किताब के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने बताया कि लोकतंत्र को लेकर अंबेडकर के विचार क्या थे। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया और कई खास मेहमान मौजूद थे। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को अश्विनी कुमार की लिखी किताब की पहली कॉपी भी भेंट की गई। It is a truism that all democracies contain within them certain tensions between societal constraints and individual liberties, dictates of state security and the citizens' freedom, as well as between the divergent political, social and economic approaches. The challenge at all times is to mold the tensions in such a manner as to retain the focus on the proclaimed objectives of the society concerned. There are today tensions in our polity. There are challenges which need to be addressed, and if not addressed, they can have disastrous consequences. As a nation, we have to be alert. और बात हॉकी की। भारत ने हॉकी विश्व लीग राउंड 2 जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने चिली को शूटआउट में 3-1 से हराया। चिली के खिलाफ मुकाबला तय वक्त तक 1-1 से ड्रॉ हुआ था, जिसके बाद शूटआउट कराया गया। भारतीय गोलकीपर सविता ने चिली के गोलों को असफल करके जीत दिलाई। सविता को गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने महिला हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो FIH महिला विश्व कप 2018 का एक क्वालिफायर होगा। बात खास शख्सियत की। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की आज पुण्यतिथि है। 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में पैदा हुए रेणु का निधन आज ही के दिन 1977 में हुआ था। उन्होंने मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, कितने चौराहे और जुलूस जैसी कई मशहूर रचनाएं लिखी। उन्होंने 1942 में आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा भी लिया। फणीश्वर नाथ रेणु को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और रेणु के रचना संसार पर आप हमारा खास कार्यक्रम उनकी नज़र उनका शहर YouTube पर भी देख सकते हैं।
हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल साहब की आज जयंती है। अपनी अदाकारी के साथ साथ फिल्मी गायकी के शिखर तक पहुंचने वाले के.एल. सहगल को हिंदी सिने जगत का पहला महानायक भी माना जाता है। आइए याद करते सहगल साहब को उनके यादगार सिने सफर के जरिए। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा। ये अद्भुत आवाज, गायकी का अंदाज और सधे हुए सुरों का सौंदर्य, चंदन का जंगला, सोने का बंगला। कुंदन लाल सहगल साहब को हिंदी सिने संगीत का कोहिनूर यूं ही नहीं कहा जाता। एक ऐसी आवाज जिसकी तारीफ करने का नहीं बल्कि इबादत करने का दिल करता है। जितनी बेहतरीन गायकी उतना ही बेहतरीन अभिनय भी। 1932 में जिंदा लाश से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले सहगल साहब ने देवदास, मिर्जा गालिब, तानसेन, शाहजहां, स्ट्रीट सिंगर, दुश्मन और रूपलेखा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग का चलन नहीं था और अभिनेता गीत खुद ही गाते थे। ऐसे में सहगल साहब के अभिनय और गायकी दोनों ही अंदाज उभर कर सामने आए। हम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, करेंगे हम जी के क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 16 विपक्षी दलों की बैलेट पेपर से मतदान की मांग। चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम की सत्यता पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी की खराब ईवीएम पर रोक लगाने की मांग। श्रीनगर में हिंसा और कम वोटिंग के मद्देनजर टला अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव। 12 अप्रैल की जगह 25 मई को मतदान। गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनाव के बाद उपचुनाव कराने की दी थी सलाह। एनडीए की बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव जीतने का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की तारीफ, मिलकर काम करने पर जोर। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर भारत ने जताया कड़ा एतराज, कहा हत्या के समान है सूली पर लटकाना। और महिला हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में चिली को दी मात, शूटआउट में 3-1 से हराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।